हाँ जी, नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। हरी संजय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज का मेंस का आपका सेशन काफी बहुत ही बढ़िया सेशन एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा होता है ना। और आप सब बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। अगर देखिए नहीं देख रहे हैं तो प्लीज देखना स्टार्ट कर दीजिए। रीजन कि मेंस आपके एग्जाम, जो भी आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, मेंस ही होता है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो प्री तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। क्योंकि आप समझो, लॉजिकल रीजनिंग अगर आप पढ़ते हो तो आपका इंग्लिश सेक्शन पूरा निकल जाएगा। इंग्लिश पूरा आपके जो सब्जेक्ट जो आपकी आती है पूरी आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आप इस लेवल के अगर क्वांट सॉल्व करते हो तो आपके क्वांट्स में बहुत सारे मतलब कि ऐसा मेंस अगर पढ़ोगे तो प्री तो आपका आराम से निकलेगा। अगर आप रीजनिंग मेंस पढ़ते हो तो प्री तो आपका आराम से निकलना है ना। सो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। मेंस आप जरूर पढ़ें, बहुत सारे उसके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, वीडियो लेक्चर्स देखें, वहां से समझें कि अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए और फिर ऐसे कैटेगराइज करते हुए और आप आगे बढ़े। क्लियर है? चलिए, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में आपके क्या क्या होगा, बस उस चीज की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि है आपका कोडेड इनइक्वालिटी का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी जो आप करने वाले हैं, तो मैं आपको एक चीज बहुत ही क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन आपके पीओ मेंस के क्वेश्चन है ना। आप इनको क्लेरिकल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका जो एक इजियर लेवल होता है उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है और इसको हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, सो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि, एक मिनट मैं पेन सिलेक्ट कर लूं। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि P हैशटैग Q, और हैशटैग में क्या रिलेशन देके रखा है कि P इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, कि ना तो वो बड़ा होगा ना तो वो बराबर होगा। इतनी बात आपको बोल के रखा है। मैं जो मैजिक बॉक्स है, मैं मैजिक बॉक्स इधर बनाऊंगा, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने का जो एक अचूक तरीका होता है, तो अचूक तरीका आपका मैजिक बॉक्स ही है। दूसरा कोई तरीका इतना इफेक्टिव नहीं है। एक तरीके तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जितना सटीक, जितना प्रॉपर ये है, तो इतना अच्छा कोई तरीका नहीं है। तो ग्रेटर देन अगर नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो वो लेस तो जरूर होगा। क्योंकि देखो इनइक्वालिटी में तीन ही सिंबल होता है, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो लेस देन होगा, या तो इक्वल टू होगा। तीसरा कुछ नहीं होता। तीसरा जो बनते भी है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू बनते हैं, लेस देन और इक्वल टू बनते हैं, लेकिन वो दो मतलब कि इनसे वो अलग नहीं होते, वो इन्हीं से बनते हैं। मेन आपके तीन ही यही होते हैं। तो अगर ये दो के लिए मना कर रहा है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होंगे तो लेस देन तो जरूर होंगे। और लेस देन होंगे तो जैसे अगर आप मेरे फॉलोवर हो तो आपको मालूम होगा कि लेस देन मैं यहीं पे रखता हूं। तो लेस देन के लिए कौन सा सिंबल था आपका सिंबल है हैशटैग। तो हैशटैग आपका कहां पे रहेगा? हैशटैग आपका यहीं पे होगा। फिर दूसरे में क्या बोल रहा है कि P कॉपीराइट Q मींस P इज नीदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर, मतलब कि ना तो बराबर है और ना तो छोटा है। अब जो बराबर नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, तो बड़ा तो जरूर होगा। अगर वो बड़ा होगा तो यहां पे कॉपीराइट आपका कहां पे आएगा? कॉपीराइट आएगा ग्रेटर के स्थान पे, और यहां पे आ जाएगा आपका कॉपीराइट। इतनी बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि P परसेंटेज Q मींस P इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन Q, कि P जो है ना तो छोटा है और ना तो बड़ा है। अब अगर जो चीज ना तो छोटी है ना तो बड़ी है, अगर ऐसी बात है तो वो इक्वल टू होगी, क्योंकि तीन ही चीज होती हैं। अगर वो छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, तो वो बराबर होगी। ठीक है, तो इक्वल टू मतलब कि इक्वल टू में क्या था आपका? इक्वल टू में था आपका परसेंटेज, तो यहां पे हो जाएगा आपका परसेंटेज। फिर क्या बोला जा रहा है? फिर क्या बोला जा रहा है कि P डॉलर Q मींस P इज नॉट स्मॉलर देन Q, कि P जो है Q से स्मॉलर नहीं है। अगर स्मॉलर नहीं है, अगर आपका ये मना कर रहा है तो ये दोनों तो हो सकता है ना, लेकिन कौन सा होगा आपको मालूम नहीं है। इसीलिए यहां पे क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसीलिए आपका जो डॉलर आएगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह पे आएगा और डॉलर आपका होगा यहां पे। फिर यहां पे एक बाय डिफॉल्ट आपका एक जो लास्ट सिंबल आपका बच रहा है, चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और डायरेक्ट आप यहां पे @ आप लिख पाएंगे। इतनी बात हो गई मैजिक बॉक्स, जो कि हर एक क्वेश्चन में आपको सेम ही मैजिक बॉक्स आपका बनेगा, क्योंकि सिंबल की इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन के लिए आपकी सेम ही काम करेगी। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन, ये जो दिख रहा है इतना बड़ा सा, इसका क्या करना है, ये क्यों लिखा गया है ना। तो यहाँ पे और कुछ हमारा कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे जो करना है बस वही यहाँ पे लिखा गया है, उसको बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा देता हूं। देखिए, यहां पे आपको कंक्लूजन आपको दिया गया है, और ये आपका स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है, और स्टेटमेंट आपके 4 स्टेटमेंट है। तो आपको कंक्लूजन नहीं बताना है, आपको बताना यह है कि स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, जिसके थ्रू कि आप ये तीनों के तीनों कंक्लूजन एक साथ, ये तीनों सही होने चाहिए।
एक साथ तीनों सही होने चाहिए, ये चीज आपको यहां पे बतानी है। अब बहुत ही ध्यान से सुनना कि एम से एल आपको जाना है, एम से एल आपको जाना है। अब एज आउटकम आपको डॉलर मिलना चाहिए, डॉलर आपको एज आउटकम मिलना चाहिए। यहां पे देखो एम से एल आपको यहां तक आपको जाना पड़ेगा, यहां तक जाना पड़ेगा। अब देखो इसके दरमियान अब सिंस आप फॉरवर्ड ही जा रहे तो कुछ सिंबल वगैरह चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हैशटैग कॉपीराइट एट द रेट, हैशटैग कॉपीराइट। क्या हैशटैग कॉपीराइट, क्या वर्टिकल कंपैरिजन कभी भी संभव है? क्या वर्टिकल कंपैरिजन मैजिक बॉक्स से कभी होता है? कभी भी नहीं होता। तो इसीलिए आपका ये पहला अगर गलत हुआ तो ये आपका स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां से अगर कैंसिल हुआ तो अब यहां से देखो सेम आपको एम और एल तक यहां तक जाना पड़ेगा। परसेंटेज डॉलर परसेंटेज, तो क्या हुआ ये परसेंटेज डॉलर परसेंटेज। तो एज आउटकम देखो कभी भी इक्वल टू एज आउटकम आपका नहीं आता था। ये चीज मैं इनइक्वालिटी में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाके इनइक्वालिटी पढ़िएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे कि पेड बैच आपको मिलती है वहां पे यहां पे यूट्यूब में आपको ऑफर किया जा रहा है, तो देखने में कोई बुराई नहीं है, आप जाके जरूर देखें, आपको बहुत कुछ वहां से सीखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पे कि अगर ये आउटकम में नहीं आएगा और इन दोनों में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो आउटकम में तो फिर यही आएगा। अगर आउटकम में आएगा तो यही तो आपके यहां पर भी लिखा गया है, मतलब एक तो आपका सही हुआ। दूसरे की बात करते हैं, सी से के तक आपको जाना है। सी आपका ये रहा और के आपका कहां पे रहा? के आपका यहां पे रहा, मतलब कि यहां से चलते चलाते यहां तक आपको जाना पड़ेगा। अब देखो जब यहां तक आपको जाना पड़ेगा, अब सी से आप इसमें फॉरवर्ड आप जा रहे हैं तो डॉलर कॉपीराइट परसेंटेज, डॉलर कॉपीराइट परसेंटेज, अभी हम ऊपर ही चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर डॉलर परसेंटेज यहां पर, लेकिन आपको के तक तो आपको जाना ही है, तो फिर से आपका डॉलर आ जाएगा, फिर से डॉलर। अब देखो इन तीनों का अगर कंपैरिजन होता है, इन तीनों का इक्वल टू कभी आउटकम में आता नहीं है, लेकिन अगर तीनों का अगर कंपैरिजन होता है तो हमेशा ग्रेटर देन वाला, जिसमें कि आपका कोई गेट नहीं होता, डोरमेट नहीं होता, जिसमें कोई डोरमेट नहीं होता, वही आपका ऐसा आउटकम आता है। तो इन तीनों कंपैरिजन में हमेशा ये आउटकम आपको आता है, तो यही आपका आउटकम आ रहा है। लेकिन यहां पर भी आपको सेम दिया गया है, मतलब आपका ये भी सही हुआ। फिर बात करते हैं यू से एम की। यू आपका ये रहा, यू आपका ये रहा, और यू से चलते चलाते एम तक, यहां तक आपको जाना पड़ेगा। यू से एम तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां तक जाना पड़ेगा, अब एक चीज समझो कि आप इसमें रिवर्स जा रहे हो, आप रिवर्स जा रहे हो, और अगर आप रिवर्स जा रहे हो तो जो भी आपका आउटकम आएगा, फाइनल आउटकम आएगा, उसको आप रिवर्स कर दोगे। और रिवर्स कैसे करते हो? वर्टिकल रिवर्स करते हो। जैसे अगर कॉपीराइट आया तो उसका रिवर्स हो जाएगा हैशटैग, अगर आपका डॉलर आया तो इसका जो रिवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा ये आपका एट द रेट। और सेम इनके साथ भी कि अगर हैशटैग आया तो कॉपीराइट हो जाएगा, और अगर एट द रेट आया तो डॉलर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब समझो यहां पे कि जब आपको यू से और एम आपको जाना था तो परसेंटेज कॉपीराइट परसेंटेज डॉलर, परसेंटेज कॉपीराइट परसेंटेज परसेंटेज डॉलर, ऊपर ही चल रहे हैं हम। फिर इसके बाद फिर आपको परसेंटेज मिला, फिर आपको अगेन आपको परसेंटेज मिल गया। ऐसा आउटकम तीनों कंपैरिजन में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कॉपीराइट। सिंस हम जा रहे थे रिवर्स, रिवर्स मींस ऐसे हम जा रहे थे, हमारी डायरेक्शन ऐसी थी, और अगर रिवर्स हम जा रहे थे तो इस कॉपीराइट का जो चेंज होगा, मतलब कि रिवर्स होगा, तो कॉपीराइट का रिवर्स आपको लेटर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या? आपको हो जाएगा हैशटैग। तो यहां पे हैशटैग आपका आना चाहिए, यहां पर भी हैशटैग आपको दिख रहा है, इसका मतलब कि आपका ये भी सही हो गया, और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। यकीन मानो ये पीओ मेंस का क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेम यहां पे मैजिक बॉक्स बना लेंगे हम, क्योंकि हमको बार बार ताकि प्रीवियस पेज को हमको वहां पे भाग भाग के जाना ना पड़े। ठीक है, यहां पे क्या था? कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज, कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज, और इसके बाद क्या था आपका? यहां पे था हैशटैग, और यहां पे था आपका एट द रेट। इतनी बात यहां पे थी। अब अगेन सेम चीज वही आपकी, एस से एम आपको जाना है, एस से एम आपको जाना है, मतलब कि ये एस आपका रहा, और यहां से चलते चलाते ये एम आप यहां तक आप पहुंचेंगे। क्लियर है? एस से एम यहां तक आप पहुंचेंगे। हैशटैग डॉलर एट द रेट डॉलर परसेंटेज। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, हैशटैग, अब सिंस आप इसमें रिवर्स जा रहे हो, इस बात का आप ध्यान रखना, तो जो भी आपका फाइनल आउटकम आएगा उसको आप क्या करेंगे? इससे रिवर्स लेटर से आप इसको आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स लेटर आपको लिखना पड़ेगा। हैशटैग मिला, फिर डॉलर मिला, हैशटैग मिला, फिर डॉलर मिला। एक बात बताओ,
आपको ये हैशटैग मिला, ये डॉलर मिला, क्या डायगोनल कंपैरिजन कभी भी संभव है? किसी भी हाल में संभव है? बिल्कुल भी नहीं संभव है। इसको हटा दो आप। फिर अगेन आप यहां से चलो एस एम तक चलो आप। एस एम आपके सेम ही प्लेस पे है, इसमें सेकंड वाले में भी। परसेंटेज हैशटैग कॉपीराइट, परसेंटेज हैशटैग कॉपीराइट। एक बात बताओ, जब आप यहां से चले तो आपको मिला परसेंटेज हैशटैग कॉपीराइट, परसेंटेज हैशटैग कॉपीराइट। क्या ये दोनों जो वर्टिकल कंपैरिजन है, क्या वर्टिकल कंपैरिजन पॉसिबल है किसी भी हाल में? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। इसको भी हटा दो। फिर यहां से चलो अगेन एस से एम, एस आपका यहीं पे रहा, एम आपका यहीं पे रहा। चलो परसेंटेज डॉलर कॉपीराइट, परसेंटेज डॉलर कॉपीराइट, फिलहाल तो ठीक चल रहा है। फिर आपका मिल रहा है डॉलर और फिर परसेंटेज, डॉलर और फिर परसेंटेज। ऐसा आउटकम आपको कॉपीराइट यहां पे मिलना चाहिए। लेकिन सिंस हम यहां पे रिवर्स जा रहे हैं तो आपका जो कॉपीराइट का रिवर्स जो होगा वो हो जाएगा आपका, ये आपका हैशटैग, ये हो जाएगा हैशटैग। और अगर हैशटैग होगा तो हैशटैग यहां पे मिलना चाहिए, बिल्कुल आपको मिल रहा है। पहले तो आपका सही हो। फिर आई से एल आपको जाना है। आई कहां पे है? आई थर्ड वाले में। आई से एल मतलब कि ऐसा आपको चलना पड़ेगा, ये वाली बात। लेकिन आपको आई से एल रिवर्स आपको जाना पड़ेगा इसमें भी। अब जब रिवर्स आपको जाना पड़ेगा तो क्या मिल रहा है आपको? परसेंटेज एट द रेट हैशटैग, परसेंटेज एट द रेट हैशटैग, बस इतना ही आपको मिल रहा है, परसेंटेज एट द रेट हैशटैग। और इनको जब आप कंपेयर करोगे, ऐसा आउटकम आपको मिलना चाहिए हैशटैग, हैशटैग आपको मिल रहा है। लेकिन हैशटैग सिंस आप यहां पर रिवर्स जा रहे थे तो आपको अपोजिट इनका देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप रिवर्स जा रहे थे तो वर्टिकल यहां पे इनका रिवर्स आपको सिंबल देखना पड़ेगा। तो रिवर्स सिंबल आपका हो रहा है कॉपीराइट, और कॉपीराइट आपका यहां पर भी है, तो आपके दोनों सही हो गए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी अगेन मैजिक बॉक्स यहां पर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे था आपका कॉपीराइट, यहां पे है आपका डॉलर, यहां पे है परसेंटेज, यहां पे है आपका हैशटैग, और यहां पे है आपका एट द रेट। अब चलते हैं आगे। 17 टू 28, 17 से 28 आपको जाना है, 17 से 28 आपको जाना है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि यहां पे ये आपका जो स्टेटमेंट्स है दो पार्ट में यहां पे स्प्लिट किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं इनको ब्रेक करके रखा गया है। इसका मतलब ये कि 17 आपका ये रहा, 17 आपका ये रहा, और 28 आपका ये रहा। लेकिन दोनों जो स्टेटमेंट है ये अलग अलग है। इसका मतलब आपको एक कनेक्टिंग एलिमेंट आपको देखना पड़ेगा। कनेक्टिंग एलिमेंट कौन सा होगा? बस उसी चीज की यहां पे चर्चा हमको करनी है। अब देखिए 38, 54, 43, 29, 20, यहां पे कौन सा मिल रहा है आपको? 29 आपको मिल रहा है, 29 आपको मिल रहा है, जो कि इन दोनों को कनेक्ट करके दे रहा है। 29 आपको मिल रहा है। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, 17 से पहले आप 29 तक जाओगे, फिर 29 आपको लेके जाएगा 28 तक। इतनी बात आपको यहां पे सीखनी है। 17 से जब आप चले एट द रेट कॉपीराइट, एट द रेट कॉपीराइट जैसे ही आपको दिखे, डायगोनल कंपैरिजन जैसे ही आपको दिखा, सिरे से इसको खारिज कर दो कि ये कंपैरिजन इसको करवा ही नहीं पाएगा, ये कभी भी एक आपको आंसर तक नहीं पहुंचने देगा। फिर बात करते हैं यहां पे अगेन आपका जो 29 इधर है और 29 इधर भी है। अगेन सेम चीज है, एलिमेंट बिल्कुल सेम है, बस उनके सिंबल यहां पे चेंज होंगे। तो 17 से जब आप चलेंगे तो एट द रेट परसेंटेज, एट द रेट परसेंटेज, एट द रेट, मतलब यहां तक आप 29 तक तो आप पहुंच गए। फिर 29 के बाद 29 हैशटैग आपको मिला, यहां पे आपको हैशटैग मिल गया, मतलब एट द रेट था यहां से। फिर यहां से 29 से जब आप 28 भी जा रहे थे तो भी आप फॉरवर्ड ही गए, तो हैशटैग आपको मिल गया। ऐसा आउटकम आपको हैशटैग मिलना चाहिए, हैशटैग आपका यहां पर भी है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर 41 से 17 आपको जाना है, 41 से 17, 41 आपका ये रहा और 17 आपका ये रहा। आप एक चीज अब समझो कि जो ये 29 आपको इनको कनेक्ट करके दिया है, सेम वही 29 आपको इनको भी कनेक्ट करके देगा। मतलब क्या? मतलब बहुत ही ध्यान से सुनो कि 41 से पहले आप जाएंगे 29 तक, फिर 29 आपको ले जाएगा, ये 29 आपको लेके जाएगा 17 तक। समझ गए बात? अब बहुत ही ध्यान से सुनना, 41 से आप चले तो हैशटैग परसेंटेज कॉपीराइट, हैशटैग परसेंटेज कॉपीराइट। क्या ये किसी भी कंडीशन में ये चीजें संभव है क्या कि हैशटैग परसेंटेज कॉपीराइट? क्या वर्टिकल कंपैरिजन संभव है? किसी भी हाल में पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, हटा दो इसको और आगे बढ़ते हैं।
फिर अगेन आपको 17 और 28 आपको फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि आपका रॉन्ग हो गया। चलो 17 से पहले 29 जाओ, फिर 29 आपको 28 तक लेके जाएगा। तो 17 से @ ये आपको मिले। फिर आगे चलते हैं 29 से फिर 28, मतलब फिर आपको परसेंटेज मिला। यहां पे आपको मिलना चाहिए था क्या? अब सिंस यहां पे एक चीज देखो कि यहां पे @ ही है और इधर अगेन आपका परसेंटेज है, तो एज आउटकम आपको @ ही आना चाहिए, दूसरा आउटकम आपका नहीं आएगा। लेकिन यहां पे हैशटैग है, इसलिए आपका ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपको रिक्वायर्ड आउटकम आपको मिल ही नहीं रहा है। अब फिर से पढ़ो आप 17 से 29 जाओ और फिर 29 आपको 28 तक लेके जाएगा। तो 17 से #%, यहां तक तो बिल्कुल ठीक था और हैशटैग आपको एज आउटकम मिल रहा है। फिर यहाँ पे परसेंटेज फिर से आया, परसेंटेज कोई रिजल्ट आपको चेंज करता नहीं है, तो अगेन आपको क्या मिल गया? हैशटैग आपको मिल गया। पहला तो आपका बिल्कुल सही हुआ। बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड में आपको जाना है 41 to 17, तो 41 आपका ये रहा, 29 तक आपको जाना पड़ेगा, फिर ये 29 आपको 17 तक लेके जाए, यहां तक आएगा। ठीक है, चलिए तो 41 से देखो तो यहां पे आपका हो रहा है कॉपीराइट परसेंटेज, कॉपीराइट परसेंटेज, कॉपीराइट, बिल्कुल ठीक है, ऊपर ऊपर ही कंपेरिजन हो रहा है। फिर 29 से जब आप चले तो @ हैशटैग। अब इसको ये मत समझना कि यार ये तो ऊपर नीचे का हो गया, मतलब ये भी कंपैरिजन नहीं होगा। यहां पे आप रिवर्स चल रहे हो, अब तीनों ही एलिमेंट आपके यूज में आ गए। एज आउटकम आपका आएगा ये हैशटैग, और जब आप इसको रिवर्स करोगे तो आपको फिर से ये कॉपीराइट मिल जाएगा। और कॉपीराइट इसके पहले भी आपको मिला था, इस वाले स्टेटमेंट से भी आपको कॉपीराइट मिला था, आपको यहां से भी आपको कॉपीराइट मिल गया और यही कॉपीराइट यहां पर भी है। इसका मतलब आपका ये मैच कर गया और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए, कोई डाउट, कोई शंका, यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट में जरूर लिखिएगा। सिंस ये रिकॉर्डेड वीडियो है, सो थोड़ी सी एक जो आपकी ये फ्रीडम होती है ना कि आप क्वेश्चन पूछ पाओ, तो वो यहाँ पे फिलहाल अभी नहीं है, बट अगर आप कमेंट करके अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं। और उसके अलावा कि आप टेलीग्राम पे भी मुझे जरूर आप कनेक्ट कीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आपकी होती हैं तो वो सब मैं वहां पे देते रहता हूं, और इवन चाहे वो कैसी भी आपकी अपडेट हो तो वो मैं अपडेट आपको, क्लास की अपडेट, एग्जाम की अपडेट, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ वहां पे आपको मिलते रहता है। चले बढ़े आगे, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। और क्वेश्चन आपका ये रहा 96। बहुत जल्दी हम 100 टच करने वाले हैं, है ना? 100 हम बहुत जल्दी टच करने वाले हैं। सिंस आप सभी को मालूम होगा, देखो 100 तो मुझे कब का ही टच कर जाना चाहिए था, अभी तक मैं टच कर रहा हूं। ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, बट एग्जैक्टली होता क्या यार कि मैं जैसे गाइडली को भी टाइम, मैं बहुत सारा टाइम मैं देता हूं, तो थोड़ा सा गाइडली को डिवाइड करें क्योंकि उसकी मेंस की बैच में पढ़ाता हूं, तो वहां पे पढ़ाना और फिर यहां पे पढ़ाना, मतलब कि इतने दिन का पूरा इतना हेक्टिक हो जाता है कि कई बार पॉसिबल नहीं होता। बट फिर भी मैं एडजस्ट करता हूं, मैं रात में लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं और फिर मैं यहाँ पे मैं आपके सामने प्रेजेंट होता हूं। सो ठीक है, आप उधर मेहनत कर रहे हैं, मैं इधर मेहनत कर रहा हूं, दोनों लोग मेहनत करते हैं और मुकाम आगे बढ़ाते हैं, है ना? चलिए बात करते हैं यहाँ पे। देयर आर 2 rows गिवन and to find out the resultant of particular row we need to follow the following conditions। ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन, ये आपके रोज यहाँ पे दी गई हैं, जैसे एक रो 1 रो 2, ठीक है। यहां पे आपने इन रोज को कहीं ना कहीं, इन रोज के ऊपर ये जो भी कंडीशंस आपको ये दी गई है, इन कंडीशंस को आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, और आफ्टर दैट उनका इन कंडीशन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक आउटपुट मिलेगा, एक रिजल्टेंट मिलेगा। बस वही चीज यहां पे आपको करनी है। क्या करना है बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। अगर एक ऑड नंबर को एक इवन नंबर अगर फॉलो करता है तो वहां पे जो आपका रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं उन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब कि उनका एडिशन होगा, मतलब उनका सम होगा। इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि अगर एक इवन नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर फॉलो करता है देन द रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस ऑफ दैट स्क्वायर नंबर एंड इवन नंबर, मतलब दोनों का डिफरेंस आपको यहां पे निकालना पड़ेगा। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, अगर एक इवन नंबर दूसरे इवन नंबर को अगर फॉलो कर रहा है बट वो परफेक्ट स्क्वायर, वो इवन नंबर जो फॉलो कर रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है।
देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर, दोनों नंबर को यहाँ पे ऐड कर देना पड़ेगा। इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, अगर एक इवन नंबर को ऑड नंबर फॉलो कर रहा है बट वो ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होना चाहिए, देन द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा इनको मल्टीप्लाई करके वो रिजल्टेंट आपको मिलेगा। फिर क्या बोला जा रहा है, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, कि अगर एक ऑड नंबर को दूसरा ऑड नंबर अगर फॉलो कर रहा है, देन द रिजल्टेंट विल बी डिवीजन ऑफ ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, तो जो आपका रिजल्टेंट होगा ये डिवीजन होगा ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर का। समझ गया? इतनी बात, इतनी कंडीशन, 5 कंडीशन आपको दे के रखा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तब आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। यहां पे हो रहा है 6 और 22, यहां पे पेयर में ही आपको उठाने हैं, तो 6 और 22 सबसे पहले मैंने उठाया, 6 और 22 उठाया, तो यहां पे क्या चल रहा है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, दोनों इवन नंबर है। अब यहां पे कंडीशन पढ़ो आप, तो ये इवन नंबर वाली कंडीशन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये जो आपका 22 है, 22 आपका परफेक्ट स्क्वायर तो आपका होता नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो यही वाली कंडीशन आपकी लगेगी कि इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, तो अगर एडिशन यहां पे करना पड़ेगा तो ये आपका एडिशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 28। क्लियर है? अब इसके बाद फिर आपको ये वाली जो स्टेप है 25, तो 25 आपकी एज इट इज यहां पे कॉपी हो जाएगी। फिर अब इन दोनों पे लगेगा, तो यहां पे क्या लगेगा कि इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, सिंस ये 5 का स्क्वायर होता है, तो इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर बट ऑड नंबर। क्या चल रहा है कि इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑड है इवन है डजंट मैटर, बट ये है कि इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर एंड इवन नंबर। इनका एक पॉजिटिव डिफरेंस लिया जाएगा, वहां पे डिफरेंस लिखा है लेकिन आपको पॉजिटिव डिफरेंस ही लेना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3। क्लियर है? ये रिजल्टेंट आपका है किसका, रिजल्टेंट है आपका, रिजल्टेंट है रो 1 का। क्लियर है? ये हो गई आपकी रो 1। अब बात करते हैं रो 2 की, तो यहां पे 51 है और इसके बाद 3 है, ये पूरा हम पेयर में हमने उठाया। फिर यहां पे क्या चल रहा है कि 51 और 3 है, यहां पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम अब जो कंडीशंस आपको दी गई हैं उनको यहां पे देखना पड़ेगा। तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, देन रिजल्टेंट विल बी डिवीजन ऑफ ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। यहां पे ये चीज आपको दिया गया है कि बड़े नंबर में छोटे नंबर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 51 डिवाइडेड बाई 3, तो 17 3 51, 17 3 जा 51, तो यहां पे आपको एज आउटकम मिलेगा 17। फिर नेक्स्ट स्टेप मतलब 14, तो 14 आपकी एज इट इज यहां पे कॉपी हो जाएगी, तो 17 और 14 हुआ। अब ये 17 और 14 हुआ मतलब कि ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 14 आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होता है, तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर। कंडीशन देखो यहां पे, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। इनका एडिशन आपका जो आएगा वही इसका रिजल्टेंट होगा, मींस 7 4 11, ये हो जाएगा आपका 31। समझ गए? यहां पे आपसे क्या बोलता है, व्हाट विल द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ बोथ रोज, कि ये अब जो ये रिजल्टेंट आपका बना, ये रिजल्टेंट है आपका रो 2 का, रो 1 का ये मिला, रो 2 का ये मिला, दोनों का सम आपसे पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका 34 और ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? यहां तक बिल्कुल कंफर्टेबल है सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस एंड रिजल्टेंट ऑफ बोथ रोज। अब तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। 2 और 13 हुआ कि इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, यहां पे देखते हैं इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर आपका 13 आपका होता भी नहीं है, प्राइम नंबर होता है। देन द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, देन द रिजल्टेंट जो होगा इनको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 into 13 मींस 26। फिर आपको नेक्स्ट आपकी जो स्टेप कि 81 आपकी एज इट इज कॉपी हो जाएगी, तो इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका होता है, तो इवन नंबर इज फॉलोड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर नंबर एंड इवन नंबर। ठीक है, इनका डिफरेंस हमको यहां पे देखना पड़ेगा, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 11 - 6 ये हो जाएगा आपका 5 और 8 - 3 ये हो जाएगा आपका 5, मींस 55 आपका हो जाएगा यहां पे। ये रिजल्टेंट आपका होगा किसका, रिजल्टेंट होगा रो 1 का। क्लियर है? ये रिजल्टेंट होगा आपका रो 1 का। अब बात करते हैं यहां पे कि 11 एंड 46, या थोड़ी सी डिस्टेंस को मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो ये पूरा समझने वालों को तकलीफ हो सकती है। तो 11 और 46 ये आपका हो रहा है। अब समझो यहां पे कि 11 और 46 अगर आपका हो रहा है तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर,
ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, कंडीशन नंबर 1, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर को कहीं ना कहीं उनका एडिशन हमको निकालना पड़ेगा। तो एडिशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 57। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 के बाद फिर ये 19 आपको मिल रहा है, 19 आपको मिल रहा है। तो यहां पे क्या बोला है, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर। तो यहां पे क्या बोला है, कंडीशन नंबर 5, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी डिवीजन ऑफ ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। यहां पे डिवीजन इनका किया जाएगा, तो डिवीजन जब आपका होगा 57 डिवाइडेड बाय 19 होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्टेंट आपको आएगा 3 आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो 3 ये रिजल्टेंट होगा, फाइनल रिजल्टेंट आपका होगा किसका, फाइनल रिजल्टेंट होगा आपका रो 2 का। आपसे क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था आपसे, तो इधर आपको 3 मिल रहा है, इधर आपको 55 मिल रहा है, 55 माइनस 3 यहां पे मिल जाएगा 52, मींस ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पी इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ बोथ रोज इज 257। 257 अगर इनका जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये 257 अगर हो रहा है, तो अब बहुत ही ध्यान से सुनना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या होगी अगर इनका दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, तो ये 257 आपका हो रहा है। अब एक चीज में आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आप इसका पूरा रिजल्टेंट आप निकाल लो इस वाले का, और ये रिजल्टेंट जो भी आपका है 257 में आप डिवाइड कर दो, तो यहां से इसका रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा, फिर फाइनल में जाके आपका ये पी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना। 143 ये क्लास क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस में जरूर आते हैं। 143 और 11, तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, यहां पे देखते हैं, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी डिवीजन ऑफ ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। इनका डिवीजन होगा, डिवीजन अगर होगा तो डिवाइडेड बाय 11 होगा, तो 11 1 जा, सबसे पहले 1 जा जाएगा, फिर 3 जा, तो ये हो जाएगा 13। तो 13 आपको जो इसका अभी फिलहाल जो आउटकम मिला, तो वो मिल गया आपको 13 आपको मिला। फिर 13 के बाद फिर आपका 12 आपका एज इट इज यहां पे कॉपी होगा, 12 आपका एज इट इज कॉपी होगा। तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, क्या चल रहा है यहां पे, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। यहां पे एडिशन किया जाएगा, एडिशन अगर होगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 25। क्लियर है इतनी बात। चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपको जो मिला, ये आपका है फाइनल रिजल्टेंट ऑफ रो 1। अब जैसे ही आपको ये 25 मिला, अगर ये 25 मिल रहा है, तो फिर ये 257 से डिविजल भी कैसे हुआ, कुछ गलत किया क्या हमने, बहुत ही ध्यान से देखें। 11 11 11 3 33, ठीक है, 11 13 ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट आ रहा है 12, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, देख लेते हैं। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, तो ये तो आपका 25 हो रहा है, ये तो आपका 25 हो रहा है, तो फिर पी की वैल्यू, फिर इसके ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं, ये तो डिविजिबल हो ही नहीं पाएगा, तो फिर कैसे निकालेंगे, डिविजिबल नहीं होगा तो फिर तो काम ही नहीं बनेगा, फिर तो पी की वैल्यू कहां से आएगी, फिर डेसिमल में थोड़ी आएगी। हाँ जी, यहाँ पे एक स्मॉल करेक्शन है, और करेक्शन ये है कि ये जो 7 है, 7 यहाँ पे अननेसेसरी एड हो गया है, इसका कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है, सो इसको आप बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये 25 आपका आ गया। अब बहुत ही ध्यान से सुनो, अगर ये 25 टोटल है और ये 25 आपका रिजल्टेंट आ गया, तो 25 डिवाइडेड बाई 25, तो ये तो आपका एज अ रिजल्टेंट आपको 1 आना चाहिए, तो 1 किसका है, ये है रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्टेंट किसका, रो 2 का। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, 40 और 10 लो, 40 एंड 10, इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, कंडीशन पढ़ो, इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, बट बोथ द नंबर्स आर परफेक्ट, बट नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, तो 10 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता भी नहीं है। देन द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, फिर आपकी ये रही आपकी पी। ओवरऑल आपको क्या मिला था, ओवरऑल आपको मिला है एज अ रिजल्टेंट आपको 1। अब ऐसा क्या यहां पे करना पड़ेगा जिससे कि ये 1 आपको यहां पे एज अ रिजल्टेंट आपको मिले। अब कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेगी, और कौन सी, कि इवन नंबर, जिसमें इवन नंबर पहले हो रहा हो। बहुत ही ध्यान से सुनना,
एक तो इवन नंबर वाली ये रही, इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर एंड इवन नंबर। अब यहां पे बहुत ही ध्यान से आप सुनना और यहां पे ऑप्शन से भी थोड़ा सा चलना। यहां पे 49 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर मैं 49 को यहां पे अगर मैं रखूं, अगर मैं यहां पे रखूं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या बोला था कि इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस ऑफ दैट स्क्वायर नंबर एंड इवन नंबर। इनका डिफरेंस निकाला जाएगा अगर इवन नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर फॉलो करता है तो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इनका डिफरेंस मतलब कि 50 माइनस 49, यहां पे आपको 1 मिलेगा, इसीलिए यहां पे पी की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 49 और ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि इतनी बात आप सभी को बहुत ही बढ़िया से समझ में आई होगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आई है और ये आपका एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है और इनको अब हम बात करते हैं कि यहां पे एग्जैक्टली क्या चीज बोली जा रही है। तो क्या बोला है, in the question given below, a statement is provided and followed by 3 situations in which may or may not depict the reason for the given statement. Read the passage and answer the question that follows. In 2009, an organization developed a way to recycle half-used bars and soap left at the hotels into new sterile ones, which can then be donated to children and families around the world who do not have easy access to soap. एक कंपनी ने 2009 में एक कंपनी ने ऐसा एक रिसाइकल हाफ यूज मतलब एक तरीका उसने कहीं ना कहीं डेवलप किया, और वो तरीका क्या था कि जो कि हाफ यूज आपके मतलब बार में साबुन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो साबुन की बात कर रहे हैं, तो ये जो साबुन है तो ये हाफ यूज लोग फेंक देते हैं, लोग उसको यूज नहीं करते। या फिर होटल की यहाँ पे बात की गई, होटल में क्या होता है कि जो साबुन वगैरह अगर आपने कभी स्टे किया हो तो आपको मालूम होगा कि होटल में जब आप जाते हो तो वहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको ये सब दिया जाता है, आपको ब्रश भी दिया जाता है, टूथपेस्ट आपको दिया जाता है, आपको साबुन दिया जाता है, आपको टॉवेल दिया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको दिया जाता है। बहुत लोग वहां से उठा के भी ले आते हैं, ठीक है, वो उसमें नहीं जाऊंगा, बट उठा के भी लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो हाफ यूज जो आपके साबुन है, उन साबुन को रिसाइकल वहां से करेंगे हम, और रिसाइकल करके एक नई चीज उसको बनाएंगे और उससे भी बेहतर उस चीज से हम बनाएंगे, और वो जो नई चीज आपकी बनेगी, नया जो साबुन आपका बनेगा, उसको हम उन बच्चों और उन फैमिलीज को हम डोनेट करेंगे, दान करेंगे, जो कि जिनके लिए कि वो खरीद पाना बहुत ही असंभव सा होता है, बहुत ही मतलब इजी टू एक्सेस नहीं होता कि वो इजिली उसको बाय कर सके, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। क्लियर है? तो ये कंपनी ने यहां पे सोचा, which of the following can be the possible reason for the organization to donate soap to people? इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो साबुन को डोनेट करे? डिसीज लाइक निमोनिया एंड डिहाइड्रिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैंड वॉशिंग विथ सॉप्स। ये बिल्कुल सही होगा। क्या डिसीज को रोका जा सकता है? बिल्कुल सही बात है कि ये जो डिसीज होती हैं लाइक जैसे निमोनिया है और ये डायरिया है, ऐसी कुछ जो चीजें होती हैं, तो हैंड वॉशिंग के थ्रू कहीं ना कहीं उसको कम किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉप्स लेफ्ट ओवर एट होटल, रिसाइकल देम एंड जनरेट ह्यूज प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि वो डोनेट कर रहा है, ये अगर वो डोनेट करने की बात कर रहा है, तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट कहां से इन्वॉल्व हो गया? फिर प्रॉफिट की तो कोई बात ही यहाँ पे नहीं की गई है, तो ये तो बिल्कुल सीरियस से आप खारिज कर दो। रिसाइकलिंग बिग अमाउंट ऑफ होटल वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ हाफ यूज्ड टॉयलेटरीज हैज केप्ट इट अवे फ्रॉम दी पोल्यूटिंग लैंडफिल्स। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है कि ये जो भी ऐसा कुछ वेस्ट आपका बच रहा है, कि चाहे हाफ यूज आपके साबुन हो या कुछ और भी चीज हो, तो उसको कहीं ना कहीं उसको रिसाइकल करके उसको यूज करना, कहीं ना कहीं आखिर उसको कहीं पे तो हम फेंकेंगे, कहीं पे तो हम फेंकेंगे, अगर फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें वहां पे पॉल्यूशन जनरेट होगा। तो ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है, तो इसको बहुत ही अच्छा तरीका इन्होंने निजात किया। तो ये भी आपका सही हो जाएगा और राइट आंसर आपका हो जाएगा बोथ 1 एंड 3। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्लासिफिकेशन बेस्ड का बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल। छोटा समझ के इसको जज मत करना। वो गाना है ना, छोटा बच्चा समझ के हमको आंख दिखाना दे, तो इसको बिल्कुल जज मत करना। ये अगर पहली बार में अगर आपको मेंस में दिख जाए तो आपके पसीने छुड़ा देगा, ये मान के चलो आप। ऐसे क्वेश्चन होता है। 6 पर्सन ABCDEF built houses in different cities, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी, मुंबई, जयपुर, in the same year, in the month of January, February, March, April, May, June, not necessarily same order.
द हाउसेस वर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, पिंक, पर्पल, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू। कितने वेरिएबल हो गए पहले आप ये देखो, पर्सन हो गए, सिटीज हो गई, मंथ हो गए, और ये उनके कलर हो गए। आप एक बात बताओ, इनमें से फिक्स कौन सा होगा? फिक्स तो सिर्फ मंथ ही होगा ना, मंथ का ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता, तो मंथ को आप फिक्स कर दो, बाकी पूरा बिल्कुल भी अनफिक्स रहेगा, कुछ भी उसमें फिक्स आपका नहीं रहेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं इनकी। सेकंड पेज पे इनके लिए कुछ जगह हमने बचा के रखी है, तो हम इनको देखेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बिल्कुल भी गैप नहीं है। चलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एंड लास्ट वन इज जून। क्लियर है? अरे यार, इसने पूरा बिगाड़ दिया सेकंड वाली लाइन ने। इतनी बात यहां तक हो चुकी है आपकी, है ना? इतनी बात आपकी हुई, लेकिन यार एक चीज और, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखनी भी पड़ सकती है ना, तो चलो जगह तो नहीं है, ठीक है, एडजस्ट करेंगे कैसे भी करके, है ना? एडजस्ट तो करना पड़ेगा। चलिए अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। अब ये जितनी चीजें आपकी यहां पे लिखी गई थी, पूरी की पूरी चीजें, सेम चीजें यहां पे आपको लिखी यहां पे मिल रही है। अब बात करते हैं इनकी आगे। यहां पे क्या हो रहा है? 3 हाउसेस वर बिल्ट बिटवीन ग्रीन हाउस एंड हाउस बिल्ट इन हैदराबाद। ग्रीन हाउस एंड हैदराबाद के बीच में 3 का आपका गैप हो रहा है, 6 तो पर्सन ही हो रहा है, 3 का गैप दे दिया तो 2 जगह वो भी बैठेंगे ना, तो आपका 5 का मतलब, ये तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज दे दी। ग्रीन हाउस वाज बिल्ट बिफोर हाउस एट हैदराबाद। हैदराबाद के बिफोर में आपका ग्रीन होगा। अब आप यहां से स्टार्ट करो, लेकिन सबसे पहली चीज, अरे यार ये बहुत ही लाइट हो रहा है, बहुत ही लाइट हो रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं। पर्सन, पर्सन यहां पे रखेंगे आप। पर्सन के बाद यहां पे आप सिटीज रखेंगे, यहां पे सिटीज रखेंगे, और यहां पे आप रखेंगे कलर, यहां पे रखेंगे आप कलर। ठीक है, चलिए बात करते हैं पर्सन की। तो यहां पे क्या बोला, ग्रीन जो है तो उससे 3 का गैप होगा। एक में देखो, ग्रीन को मैं क्या करता हूं कि ग्रीन को मैं यहां पे रखता हूं, और 1 2 3 का गैप देके हैदराबाद को मैं यहां पे रखता हूं। अरे यार अभी कहां हुआ, हैदराबाद यहां पे थोड़ी आएगा, हैदराबाद आपका यहां पे आएगा, हैदराबाद। फिर क्या बोला जा रहा है कि अगेन एक चीज आपकी, एक पॉसिबिलिटी आपकी फिर और भी बनेगी कि ग्रीन उसके जस्ट नीचे भी तो आएगा जहां पे ग्रीन आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ग्रीन आपका एक और भी तो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहां पे यार थोड़ा सा कलर तो चेंज करना ही पड़ेगा, कि यहां पे ग्रीन आपका यहां पे हो सकता है, और 1 2 3 का गैप देके आपका जो हैदराबाद है, तो हैदराबाद कहां पे लिख दो यार, हैदराबाद आपका यहां पर भी तो हो सकता है, हैदराबाद आपका यहां पर भी तो हो सकता है। इतना चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि सी बिल्ड हिज हाउस इन द मंथ विथ 31 डेज एट कोलकाता। अब यहां पे देखो, 31 इसमें भी होंगे, 28 यहां पे होंगे, 31, फिर 30, फिर 31, और फिर 30। 31 के लिए 3 प्लेसेस आपको यहां पे देखने को मिली है। अब यहां पे हो नहीं सकता क्योंकि ये कोलकाता में बना रहे, तो सी आपका यहां पे तो होने से रहा। सी आपकी होने के जो चांसेस हैं, तो सी या तो यहां पे होगा, या तो सी आपका यहां पे होगा। अब देखो एक चीज तो है यहां पे, एक चीज तो है, आपको एक पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, और वो रख के ही आपको चेक करना पड़ेगा कि आप यहां पे सी को रख के और आप चेक करें, क्योंकि सी अगर यहां पे होगा तो ये कोलकाता, और सी यहां पे होगा तो ये कोलकाता। क्लियर है? कोलकाता कोलकाता आपके यहां पे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बट इट वॉज नॉट पिंक, मतलब कि यहां पे जहां कहीं भी पर भी ये होंगे तो ये पिंक नहीं होंगे, पिंक नहीं होंगे। अगर ये पिंक नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे, चलो देख लेते हैं कि आपको जो सी है वो पिंक नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द हाउस एट हैदराबाद एंड पिंक
हाउस वाज बिल्ट इन कंसेक्यूटिव मंथ्स, कि ये कंसेक्यूटिव मंथ में हैदराबाद एंड पिंक। ठीक है, अब एक काम इसमें करो यार, एक काम इसमें करो, एक को आप ले लो, आप स्टार्टिंग में ही एक को आप ले लो और उसके बाद फिर आप अरेंज करने स्टार्ट करो, क्योंकि अगर दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलूंगा मैं तो देखो लेके चल लूंगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली, है ना। तो एक काम करते हैं कि इस हैदराबाद को अभी आप इसको फिक्स मानो थोड़ी देर के लिए, और यहां से हम बढ़ते हैं आगे। और यहां पे अगर आप इसको मानोगे तो अब ये कोलकाता में भी किसी को आपको लेना पड़ेगा। अब सिंस यहाँ पे पिंक के लिए मना किया था, मैं ग्रीन को एक बार मान लेता हूं कि क्या पता ग्रीन हो जाए। ठीक है, तो मैं इस कोलकाता और सी को भी मैं यहाँ पे क्लियर में मानता हूं, कंफर्म मानता हूं कि ये यहीं पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी लिखो और ये कोलकाता, और यहाँ पे कोलकाता जो है, कोलकाता मैं इनको प्रॉपर लिख देता हूं, लेकिन छोड़ो अभी इनको पॉसिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे बल्कि एक काम करो, ये कोलकाता को यहां से फिलहाल के लिए हटा दो। ठीक है, फिलहाल के लिए हटाओ, फिर इस सी को कोलकाता आप यहां पे लो और ये हो जाएगा हैदराबाद। इस हैदराबाद को भी यहां से हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। इस हैदराबाद को भी यहां से हटाओ और लेकिन अगर ये हैदराबाद हटेगा तो ये ग्रीन भी हटेगा, ये ग्रीन भी हटेगा। चलो हटाओ, हटा दिए तो हटा दिए, छोड़ो क्या करोगे, है ना। ये ग्रीन आपका यहां पे रहेगा। अब बात करते हैं कि हैदराबाद और पिंक एडजेसेंट मंथ में हो रहे हैं, तो पिंक आपका यहां पे होगा, पिंक आपका यहां पे होगा। चलो ये आपका हो गया पिंक। फिर क्या बोला जा रहा है कि सी एफ बिल्ड हाउस इन कंसेक्यूटिव मंथ, सी एफ कंसेक्यूटिव मंथ में होंगे, तो सी एफ अगर यहां पे, सी अगर आप यहां पे ले रहे हो, एफ आपका यहां पे होगा, ये कंफर्म है, इसमें तो कोई डाउट आपका हो आपको है नहीं। क्लियर है इतनी बात। अब चलो आगे बढ़ते हैं, सी एफ आपके हो गए। फिर क्या बोला गया था, येलो हाउस वाज बिल्ट एट बनारसी और मुंबई इन मार्च। अच्छा मार्च में हो जाएगा कौन, मार्च में हो रहा है कौन, येलो हाउस आपका, और या तो ये बनारस में होगा या तो ये मुंबई में होगा, या तो अब देखो ये सी तो आपका ऑलरेडी आपका कैंसिल होना ही था, सी तो कैंसिल होना ही था, क्योंकि सी मार्च में अब हो ही नहीं सकता आपका, तो ये सी हमने ठीक कर दिया यहां पे लेके, और सी आपका इधर तो होने से रहा था, इधर तो आपका नीचे तो होने से रहा था। ठीक है, फिर अगर आपका सी यहां पे हो गया तो अब यहां पे देखो, अब यहां पे ये येलो कलर आपका हो रहा है, ये और आपका येलो कलर, और ये कहां पे हो रहा है, या तो ये वाराणसी में होंगे या तो मुंबई में होंगे। यहां पे लिख देते हैं हम, यहां पे लिखो वाराणसी या फिर मुंबई। क्लियर है, या फिर मुंबई। चलो आगे बढ़ते हैं। डी बिल्ट हिज हाउस इन बनारसी इमीडिएट बिफोर ई। अच्छा डी बिल्ट हिज हाउस इन वाराणसी इमीडिएट बिफोर ई, ई के इमीडिएट बिफोर में होगा कौन, डी। अब ये ई के इमीडिएट बिफोर में डी आपका, अब देखो क्या बताया मुंबई हो जाए, यू नेवर नो, आपको मालूम नहीं है, यहां पे लिख लो कि डी है वाराणसी, लेकिन जस्ट बिफोर ई होगा, जस्ट बिफोर ई होगा। चलो अच्छी बात है। एफ बिल्ड हिज हाउस इन लखनऊ, एफ जो है लखनऊ में है, तो ये हो जाएगा लखनऊ आपका हो जाएगा यहां पे लखनऊ। फिर टू हाउसेस वर बिल्ड बिटवीन रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू में टू हाउसेस होंगे। एक बात बताओ, जब आपके ये इतने कलर जब आपको पता चल गए तो टू हाउसेस गैप तो सिर्फ यही देंगे ना, तो रेड और ब्लू इन दोनों में से कोई और आएगा, कोई मतलब कोई एक ही आएगा यहां पे। फिर क्या बोला, रेड हाउसेस वर बिल्ड बिफोर ब्लू, ब्लू के पहले अगर आपका रेड होगा तो ब्लू आपका यहीं पे रखना पड़ेगा और रेड आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। चलो ब्लू और रेड आपका हो गया। फिर एक कलर आपका बचा कौन सा, एक कलर बचा कौन सा, फिर एक कलर बचा कौन सा, पिंक पर्पल, पर्पल आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका ये पर्पल, और कलर तो आपके हो गए डन। अब बात करते हैं यहां पे कि आपका ई और डी वाला ये वाली कंडीशन आपकी कहां पे फिट बैठेगी। फिर क्या बोला जा रहा है कि नीदर ए नॉर ई बिल्ड हिज हाउस इन मुंबई, मतलब ए और ई मुंबई नहीं होंगे, यहां पे लिख देते हैं ए एंड ई मुंबई नहीं होंगे, इतनी बात यहां पे लिखी गई है। फिर क्या बोला, डी डिड नॉट बाय द हाउस इन डिड नॉट बिल्ड द ब्लू हाउस, डी जो है ब्लू हाउस को नहीं बिल्ड कर रहा है, तो डी आपका यहां पे तो आपका डी होने से रहा। तो अगर आप यहां पे डी सोच रहे थे और यहां पे आप ई कर देते, सॉरी यहां पे आप ई करते, तो ये तो आपका होने से रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको यहां पर ई और डी यहां पे कर सकते हो, ई और डी यहां पे कर सकते हो, लेकिन डी यहां पे आपका नहीं आएगा। ए बिल्ड द पर्पल और पिंक हाउस, ए जो है या तो पर्पल है या तो पिंक है,
मतलब ए आपका या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा। ई डिड नॉट बिल्ड हिज हाउस एट हैदराबाद, ई आपका हैदराबाद में नहीं होगा। कुल मिला के बात यह है कि ई आपका यहां पे नहीं होगा, तो ई आपका कंफर्म यहीं पे होगा, और डी आपका कंफर्म यहीं पे होगा, वाराणसी कंफर्म यहीं पे होगी, वाराणसी कंफर्म यहीं पे होगी, और मुंबई का आप कुछ पता नहीं है फिलहाल के, है ना, कि ए और ई तो मुंबई आपके हो नहीं रहे। अब ये ए ई अगर मुंबई नहीं हो रहे तो एक बात बताओ, मुंबई आपका यहां पे नहीं हो सकता, अगर ए मैं यहां पे रख दूंगा मुंबई नहीं हो सकता, फिर तो यहां पे तो कुछ हैदराबाद बैठा ही है। कुल मिला के बात ये ए को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, और मुंबई आपकी यहां पे आएगी, मुंबई आपकी यहां पे आएगी। अब एक पर्सन बचा कौन, ए बी, बी अभी बचा हुआ है, बी हो जाएगा आपका यहां पे। फिर जब ये हैदराबाद आपका हुआ, फिर क्या था आपका, सी पिंक नहीं है, सी पिंक नहीं है, चलो ये भी इंफॉर्मेशन हो गई। ए ई मुंबई नहीं है, इतनी बात तो चलो हो गई। फिर क्या बोल रहा है कि ई जो है हैदराबाद में नहीं है और ये नहीं है, मतलब आपके अब दो शहर बचे कौन से, मुंबई आपके हो गए, दो शहर अभी आपके बचे हुए हैं, और दो शहर कौन कौन से हैं, अरे दो नहीं बचे, ये भाई साहब ये हैदराबाद इसको मानो यार, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जगह हैदराबाद, एक ही शहर है, और वो शहर बचा कौन सा है, बचा वाला शहर है आपका कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी, मुंबई, जयपुर। जयपुर अभी आपका बचा हुआ है, तो ये बची वाली जगह पे हो जाएगा ये जयपुर। क्लियर है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन, जिसको कि आप बहुत ही ढंग से, बहुत ही ध्यान से आप करेंगे। ठीक है, लाइट चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, मैं तो दिख रहा हूं, मैं दिखूं ना दिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्रीन तो आपको दिख रही है, जिससे कि आपको मतलब है। क्लियर है, सो इतनी बात आपकी हो गई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन अब हम देखते हैं। हु बिल्ड द हाउस इन फरवरी, फरवरी में कौन घर बनाया था फरवरी में, तो फरवरी में आपका एफ लखनऊ ग्रीन, साथ में सब कुछ पढ़ना है, एफ लखनऊ ग्रीन था ना, एफ लखनऊ ग्रीन मींस ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाउ मेनी हाउसेस वर बिल्ट आफ्टर द पर्पल कलर, पर्पल तो सबसे लास्ट में है, पर्पल तो सबसे लास्ट में है, तो पर्पल के बाद तो कोई हो ही नहीं सकता, तो नन ऑप्शन नंबर ए। हु बिल्ड द रेड हाउस, रेड हाउस को कौन बनाया, रेड हाउस को कौन बनाया, तो रेड को बनाया सी कोलकाता ने, सी कोलकाता ने, तो सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। फिर बात करते हैं यहां पे, हाउ मेनी हाउसेस वर बिल्ट बिटवीन बी एंड सी, बी सी के बीच में कितने हाउसेस होंगे, बी सी के बीच में, तो बी आपका ये रहा, सी आपका ये रहा, एक दो तीन, तीन हाउसेस आपके बनेंगे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 मींस ऑप्शन नंबर डी। व्हाट वाज द कलर ऑफ द हाउस बिल्ड इन मुंबई, मुंबई में जो घर बना था उसका कलर क्या था, तो मुंबई में जो घर बना था उसका कलर था पिंक, तो ये हो जाएगा पिंक मींस ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सो ये आपका एक बहुत ही अच्छा एक क्लासिफिकेशन बेस्ड आपकी एक पजल थी, तो उसको हमने डन किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन, जिसमें कि फैमिली ट्री। हम यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आप इसको बिल्कुल नॉर्मल आप ले सकते हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसा कि आप अभी आरबीआई असिस्टेंट आप मेंस देने जा रहे हो, तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे इसी लेवल के क्वेश्चन, और उसी लेवल के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि अभी हम वहां पे डिस्कस अभी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लेवल के क्वेश्चन का आपका डिस्कशन यहाँ पे करना है, और आपको यही सब चीजें आपको यहाँ से पढ़नी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे, और क्या बोला जा रहा है, लेकिन उसके पहले पानी पियेंगे यार, गला सूख रहा है बहुत ज्यादा। तो लाइट चली, कुछ दिख ही नहीं रहा है, बॉटल कहाँ पे रखनी है, पता चले भड़ाक नीचे जाए। चलो बात करते हैं यहाँ पे कि ये ब्लड रिलेशन में क्या बोला जा रहा है। V इज ब्रदर ऑफ B, हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ R, G इज फादर ऑफ T, M इज सिस्टर इन लॉ ऑफ V, V आपका रिपीट हुआ, CG आर सिबलिंग, T इज स्पाउस ऑफ V। ठीक है, V रिपीट हो रहा है, यहीं से V से ही स्टार्ट करेंगे हम। V इज ब्रदर ऑफ B, V इज ब्रदर ऑफ B। फिर क्या बोला जा रहा है कि B हु इज डॉटर ऑफ R, B हु इज डॉटर ऑफ R, मतलब कि ये डॉटर होंगी किनकी, R की। फिर क्या बोला जा रहा है कि G इज फादर ऑफ T, अभी कुछ नहीं पता। M इज सिस्टर इन लॉ ऑफ V, M इज सिस्टर इन लॉ ऑफ V। अब अगर V की सिस्टर इन लॉ हो रही हैं, तो अभी ये B से तो शादी होगी नहीं, क्योंकि B तो खुद ही फीमेल है, ब्लड रिलेशन में फीमेल फीमेल में तो शादी होती नहीं है,
मेल और फीमेल में ही शादी होगी। तो ये कुल मिला के बात ये है कि इनका कोई एक और सिबलिंग आपका होना चाहिए, तब जाके एम उनकी सिस्टर इन लॉ बन पाएंगी। अब ए, और वो भी मेल होना चाहिए, वो भी मेल होना चाहिए, तब जाके ये कहीं ना कहीं ये सिस्टर इन लॉ इनकी ये बन पाएंगी। ठीक है, चलिए फिर क्या चल रहा है, फिर क्या चल रहा है कि जी इज फादर ऑफ टी, ठीक है, एम इज सिस्टर इन लॉ, एम सिस्टर इन लॉ है तो ये यहां पे हो जाएंगी। फिर क्या बोला जा रहा है कि सी जी आर सिबलिंग, सी जी आर सिबलिंग कुछ नहीं पता हमको। फिर क्या बोला है, टी इज स्पाउस ऑफ सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, पी टी इज स्पाउस ऑफ सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, तो वी की सिस्टर इन लॉ तो एम हो रही है, और एम के जो स्पाउस हो रहे हैं वो हो रहे कौन, टी, तो यहां पे हो जाएंगे आपके टी, ये हो जाएंगे आपके टी। फिर क्या बोला जा रहा है, टी इज फादर इन लॉ ऑफ डी, टी इज फादर इन लॉ ऑफ डी। अगर टी फादर इन लॉ होंगे, अगर टी आपके फादर इन लॉ होंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो मतलब कि बेटा या बेटी होगा इनका, तो इनका बेटा या बेटी जब मैरिड होगा तो ये मैरिड होने के बाद जब जो इनका पार्टनर होगा उन्हीं के तो ये फादर इन लॉ होंगे, उन्हीं के तो फादर इन लॉ होंगे। तो टी इज फादर इन लॉ ऑफ डी, तो यहां पे हो जाएगी डी, यहां पे हो जाएगी आपकी डी। फिर क्या बोला है, वन ऑफ द मैरिड फीमेल इज ओ, कहां पे होगा देखा जाएगा, इधर टी और वी आर मैरिड, या तो टी या तो वी, इनमें से दोनों ही, तो टी यहां पे मैरिड हो गई है ना, तो अब टी यहां पे, टी कोई मैरिड हमने, अच्छा यहां पे जो सिस्टर इन लॉ लिखा था तो यहां पे हमने भाभी बनाया, लेकिन यहां पे साली भी तो हो सकती थी, तो इनको मैरिड हम बता सकते थे। चलो अब बना लिया तो बना लिया, कंडीशन अब आपकी चेक हो गई। सी इज फीमेल, फीमेल मेंबर, सी इज फीमेल मेंबर, तो सी अभी हमको पता नहीं है। अब पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी गई। जी इज फादर ऑफ टी, कि जी जो है फादर हो रहे हैं टी के, चलो ये फादर हो गए। फिर क्या बोल रहा है कि एम एस सिस्टर इन लॉ वी, सी जी आर सिबलिंग, सी जी आर सिबलिंग, सी जी आर सिबलिंग, अगर सी जी सिबलिंग है, क्या बोला था ये, जी इज फादर ऑफ टी, ठीक है, सी जी आर सिबलिंग, तो ये कहीं ना कहीं ये हो जाएंगे सी। फिर क्या बोला गया, टी इज स्पाउस ऑफ सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, तो ये टी हमने यहां पे कर दिया। टी इज फादर इन लॉ ऑफ डी, ये भी हमने कर लिया। वन ऑफ द मैरिड कपल, मैरिड फीमेल इज ओ, ओ एक मैरिड फीमेल हो रही है, और टी भी आर मैरिड, ये भी हमने देख लिया। सी फीमेल मेंबर हो रही है, तो सी फीमेल भी हम यहाँ पे बना देंगे। ओ जो मैरिड हो रही है तो ओ को हम यहाँ पे बना देते हैं, ओ ये फीमेल है, इतना भी आपको बताया गया है, इतनी बात हमने यहाँ पे बना दी। अब यहाँ पे आगे क्या, अब इसमें एक बात बताओ, अगर ये भाई बहन है और ये इनके पिताजी हैं और ये इनके पेरेंट हैं, तो ये तो कंफर्म है ना कि ये मैरिड होंगे, ये मैरिड होंगे, और अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगी, और ये पूरा अरेंजमेंट आपका ये पूरा डन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इनके क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या है, हाउ इज ओ रिलेटेड टू बी, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ओ हो जाएगी इनकी मतलब कि भाई की बेटी, इनके भाई की बेटी, और भाई की बेटी कौन होती है, भतीजी, भतीजी मीन्स नेफ्यू, ये आपके मेल होंगे है ना, तो ये हो जाएगी कौन, नीस, नीस है ना, तो नीस आपका हो जाएगा राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। एम इज दी, एम कौन होगा, ओ के हस्बैंड की, पहले आप ओ का हस्बैंड निकालो, ओ का हस्बैंड हो गया आपका डी, और एम कौन हो रही उनकी मदर इन लॉ, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मदर इन लॉ, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। इफ जेड इज मैरिड टू बी, इफ जेड इज मैरिड टू बी, इफ जेड इज मैरिड टू बी मीन्स ऐसा ये बोल रहा है कि अगर जेड की अगर शादी हुई है, ये फीमेल, जेड तो फीमेल ही होंगी। फिर यहां पे क्या बोला जा रहा है कि हाउ जेड रिलेटेड टू सी, कि जेड सी से किस प्रकार संबंधित है, तो जेड सी से किस प्रकार संबंधित है, तो जेड सी से किस प्रकार संबंधित होगा, तो सी के ये तो हो जाएंगी भतीजी, और ये हो जाएंगे भतीजे जी, भतीजे जी मतलब भतीजे जी की बहू रानी, मतलब कि भतीजे की पत्नी, तो भतीजे की पत्नी क्या लगेंगी, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है, डॉटर इन लॉ ऑफ सीज हस्बैंड, चलो देख लेते हैं कि सी के ब्रदर की, सी के ये ब्रदर हो गए, और ब्रदर की ये है कौन, डॉटर इन लॉ है, तो ब्रदर की डॉटर इन लॉ, तो सी इज ब्रदर डॉटर ऑफ सी इज ब्रदर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर क्या है, मदर ऑफ सी इज मदर,
मदर ऑफ सीज मदर, ये भी नहीं हो सकता। स्पॉज ऑफ सीज नेफ्यू, सीज नेफ्यू, सीज नेफ्यू, बिल्कुल। ये स्पॉज जो सी का ये नेफ्यू हो रहा है कौन, वी, और वी की जो स्पॉज हो रही कौन, जेड। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, स्पॉज ऑफ सीज नेफ्यू, मींस ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? आई होप कि यहां तक आप सभी को बहुत ही बढ़िया से क्लियर होगा। गर्मी समझ रहे हो, देख रहे हो, मतलब 5 मिनट की लाइट ने क्या किस लेवल की गर्मी है यार मध्य प्रदेश में, मतलब क्वाइट अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मजा आ गया पूरा है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि माइनिंग इज अ नोटोरियसली डेंजरस प्रोफेशन, इट्स पल्मोनरी हजार्डस। पल्मोनरी मतलब होता है कि जो फेफड़े के लिए कुछ भी जो खतरनाक चीजें होती है, ये उनकी बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, माइनिंग इज नोटोरियसली डेंजरस प्रोफेशन, कि माइनिंग जो होता है बहुत ही एक डेंजरस प्रोफेशन होती है, लेकिन इट्स पल्मोनरी हजार्डस, कि इसकी जो मतलब कि जो फेफड़े के लिए जो भी हानिकारक जो इसके तत्व होते हैं, सच एज ब्लैक लंग और सिलिकोसिस, आर स्टारलाइटली डेडली, कि ये बहुत ही डेडली होती है, इवन इन अफ्लुएंट कंट्रीज। अफ्लुएंट मतलब होता है अमीर कंट्रीज, अफ्लुएंट मतलब होता है कि अमीर, तो अमीर मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज, जिनको डेवलप्ड कंट्री हम बोलते हैं, जैसे यूरोपियन है हमारी, और फिर यूएस उधर आ जाता है, अमेरिकन पूरा कॉन्टिनेंट आ जाता है। ठीक है, तो अफ्लुएंट कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट वेयर प्रोटेक्टिव ब्रीदिंग इक्विपमेंट इज कंपलसरी। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है कि ये जो डेडली जो आपकी यहां से ये हजार्डस जो यहां पे मतलब कुछ चीजें जो निकल रही हैं, वो जो अमीर कंट्री है वहां पर भी ये बहुत तरीके से ये विद्यमान है, वहां पर भी है, लेकिन वहां पे क्या है कि प्रोटेक्टिव ब्रीदिंग इक्विपमेंट, कि मतलब कुछ आपको जैसे अमूमन आपने देखा होगा कि लोग कुछ ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कि कुछ मतलब कुछ भी आप समझो कि उसका जो बेस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं उनको अगर वो ब्रीदिंग से लें या फिर उनको देखने में लें तो बहुत ही हानिकारक होते हैं। बट वहां पे क्या है कि वहां पे, और यहाँ पे मास्क वगैरह कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन वहां पे लगाते हैं, वहां पे ये कंपलसरी होता है, यहाँ पे लिखा ना कंपलसरी, तो ये इक्विपमेंट वहां पे कंपलसरी है। फिर क्या बोला जा रहा है, बट इन द रिमोट सैंडस्टोन माइंस, सैंडस्टोन मतलब समझ रहे हो, धूल भरी जो आपकी मतलब जो धूल भरा जो आपका पत्थर होता है, कि जिससे कि बहुत ज्यादा धूल का गुबार उठता है। आपने देखा होगा माइनिंग में जब ब्लास्ट वगैरह होता है तो बहुत ज्यादा धूल का गुबार उठता है, और मतलब ऐसा समझो कि 1-8 किलोमीटर के एरिया में कुछ भी दिखना ही बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता, सब कुछ बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सैंडस्टोन माइंस ऑफ राजस्थान इन इंडिया, इवन पेपर फेस मास्क आर रेयर। मैं वही चीज अभी बोल रहा था कि यहाँ पे उससे भी मतलब एक ज्यादा हजार्डस एक जो आपके वहां पे तत्व मिलते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वहां पे वो काम करता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो पेपर मास्क जो होता है ना, N95 आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे, ये पेपर मास्क भी बहुत ही रेयरली कोई यूज करता है, बहुत ही रेयरली कोई यूज करता है। इन द टोल फ्रॉम द ब्रीदिंग पल्वराइज्ड रॉक्स अपीयर एपिडेमिक, ये जो इससे टोल होते हैं जो कि वो हजार्डस वो कंज्यूम करते रहते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग हो, चाहे वो अगर उन्होंने मुंह ओपन किया तो उससे हो, तो उससे कहीं ना कहीं जो इससे जो मरने का जो एक डेथ का जो टोल है, तो ये कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इपिडेमिक के जैसा वो ट्रीट करना, मतलब कि वो ऐसा दिखाई देने लगता है कि वो एक इपिडेमिक फैल चुका है। क्लियर है? आपको यहां से क्या बोला था कि चूज द वन विच रिफ्लेक्ट द कंक्लूजन दैट फॉलोज। कंक्लूजन आपका कौन सा होगा, इतनी चीज यहां पे बताई गई है। फर्स्ट पढ़ते हैं, इंडिया एंड यूएस आर द ओनली कंट्रीज फेसिंग हेल्थ हजार्डस फ्रॉम माइनिंग। ऐसा कहीं पे लिखा है क्या कि सिर्फ इंडिया और यूएस ही फेस कर रहे हैं, दुनिया में कहीं माइनिंग ही नहीं हो रही है? भाई साहब चाइना तो पूरा जाइंट बन के बैठा है, चाइना जाइंट बन के बैठा है, तो इसको तो हटा ही दो। इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सैंडस्टोन माइन, बस वही तो नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक। ऐसा कुछ एक लॉ ले आके एक लॉ को पास कर दे कि ये कंपलसरी है, आपको पहनना ही पड़ेगा, तब जाके ये काम हो पाएगा, तो ये तो उन्हें किया ही नहीं, तो ये भी आप हटा दो। सैंडस्टोन माइनिंग इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ माइनिंग अफेक्टिंग इवन अफ्लुएंट कंट्रीज। देखो सैंडस्टोन माइनिंग नो डाउट डेंजरस होगी, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि सैंडस्टोन माइंस ऑफ राजस्थान, यहां पे लिखा गया है, लेकिन कहीं पे यह नहीं बोला गया है कि सैंडस्टोन की जो माइनिंग है वो सबसे डेंजरस होती है, कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। इस तरीके का हिंट आपको कहीं पर भी मिला नहीं है, आप समझो। अभी भी मैं इसको हटा नहीं रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लोज तो है, क्लोज तो है। प्रोटेक्टिव ब्रीदिंग इक्विपमेंट इफ मेड अवेलेबल टू माइनर्स इन राजस्थान विल न्यूट्रलाइज द हेल्थ हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। क्या बोल रहे हैं यहां पे कि जो प्रोटेक्टिव ब्रीदिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं अगर अवेलेबल करवा दिए जाए माइनर्स के लिए, अरे यार माइनर से थोड़ी मतलब है, माइनर्स इन राजस्थान, अच्छा माइनर्स इन राजस्थान विल न्यूट्रलाइज द हेल्थ हजार्ड्स ऑफ माइन।
कि कहीं ना कहीं इनके जो आपके जो हजार्डस जो भी मतलब कि जो भी आपके एलिमेंट जो अब बहुत ज्यादा हजार्डस मतलब होता है क्या, हजार्डस मतलब होता है बहुत ही पेरिलस, पेरिलस मींस डेंजरस, डेंजरस ऐसा समझो आप। अब इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं ना, अब इंग्लिश भी थोड़ा पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो राजस्थान के जो माइनर्स है, मतलब माइनर्स मतलब कि जो वहां पे माइनिंग में काम करते हैं, उनके लिए अगर अवेलेबल करवा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो हेल्थ जो हजार्डस है उनको कहीं ना कहीं माइनिंग के, तो वो कहीं ना कहीं उसको कम करेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज उसको कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा ये थोड़ा सा ये गलत वर्ड है। न्यूट्रलाइज कर देना मतलब क्या होता है, जैसे यूएस अभी क्या बोल रहे थे हमारे ट्रम्प चाचा, ट्रम्प चाचा नहीं ट्रम्प फूफा, तो वो अभी क्या बोल रहे थे, वो बोले ये थे कि हम ईरान को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज मतलब समझ गया, पूरा खत्म कर देना। तो ये कंप्लीट खत्म तो कर नहीं पाएगा, तो न्यूट्रलाइज की वजह से ये आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। माइनिंग इज अ डेंजरस इन अफ्लुएंट कंट्रीज लाइक यूएस एंड द सिचुएशन इन इंडिया इज अवन वर्स्ट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि माइनिंग बहुत ही डेंजरस होती है। किसी भी माइनिंग के यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन करके नहीं रखा गया है, बट माइनिंग को डेंजरस यहाँ पे बताया गया है अफ्लुएंट कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट। लेकिन इवन सिचुएशन इन इंडिया इवन वर्स्ट, किस इंडिया में जो सिचुएशन है बहुत ही बद से बदतर है। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ई। ये आपके सी से भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक एक कंक्लूजन आपको दे रहा है, इसलिए आपका सी भी आपका यहाँ पे गलत होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन इसी पे आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने 100 क्वेश्चन यहाँ पे आप आज आपके डन हो गए और आपने इसको सफल बनवाया। सो इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते। Many countries have experienced sharp increase in rise and diversity of their immigrants population in the last decade, which has put tremendous pressure on their governments to manage immigration and integrate of this influx। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुत सारी ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया शार्प इंक्रीज इन द साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ देयर इमिग्रेंट पॉपुलेशन। देखो इमिग्रेंट्स जो भी पॉपुलेशन हो रही है, जो भी आ रहे हैं, तो इन पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं देखो, अब जैसे हमारे इंडिया में एक बहुत ही एक वर्निंग इशू है, और वो इशू क्या है आपका, बांग्लादेशी रोहिंग्या, और वो बहुत ज्यादा है। आप देखो असम पूरा, उधर आप देख लो पूरा बांग्लादेश तो पूरा मतलब बंगाल तो पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। तो अब ये आपका आपका पश्चिम बंगाल आपका हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अब जो बांग्लादेश से जो आएंगे, ठीक है, उनके थोड़े बहुत कल्चर सेम हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनके कुछ और भी उनके रिचुअल्स होंगे, कुछ उनके और भी मतलब उनके कल्चर्स होंगे जिसको वहां पे ये परफॉर्म करना चाहेंगे। उनकी बहुत सारी एक डाइवर्सिटी होगी, है ना, कुछ वो अलग चीजें, क्योंकि देखो आप किसी भी जगह में 100 किलोमीटर अगर आप ट्रेवल कर जाओ तो कहीं ना कहीं रहने का तरीका आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है लोगों का। सबके अपने वेस होते हैं, कोई गलत कोई नहीं है, गलत सही सब है, बट बात यह है कि कहीं ना कहीं चेंज होता है। तो यहां पे वही लिखा गया है कि अगर जो इमिग्रेंट जो आपके हैं, तो उनके हर किसी के कहीं ना कहीं एक साइज और डाइवर्सिटी है, उनमें कहीं ना कहीं एक अलगाव है। अलगाव मतलब कि उनके जो रहने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसको एक जगह पे सही से उनको मैनेज करना, और सही से उनको उनके जो तरीके हैं उनको यहाँ पे मैनेज कर पाना, ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही एक अच्छा वाला एक प्रेशर है इनके ऊपर, ट्रिमेंडस। हमारे लालू यादव जी से फेमस हुआ था कि मतलब उन्होंने जो बोला था पार्लियामेंट में, देख लेना एक बार यूट्यूब में, तो यहाँ पे बोला है कि जो भी उनके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही एक ज्यादा ये एक प्रेशर का काम है कि सबको कैसे मैनेज किया जाए। सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ओपन द डोर्स फॉर इमिग्रेशन टू इकोनॉमिकली बेनिफिट देयर होस्ट कंट्रीज एंड स्ट्रेंथन देयर सिविल सोसाइटीज। यहाँ पे क्या बोला है कि जो सक्सेसफुल इंटीग्रेशन होता है किसका, कि ओपन द डोर फॉर इमिग्रेंट्स, कि जो इमिग्रेंट्स होता है उनके लिए डोर ओपन कर दो, एंड इकोनॉमिकली बेनिफिट देयर होस्ट कंट्रीज। जहां पर भी वो जाएंगे, जहां पर भी ये आपके इमिग्रेंट्स जहां पर भी जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे पैसे खर्च करेंगे, रहने में, आने में, जाने में, खाने में। तो जो पैसे खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं जो होस्ट कंट्री होगी कुछ ना कुछ उसको अर्निंग का एक साधन वहां पे मिलेगा। अनसक्सेसफुल इंटीग्रेशन कैन फ्यूल social conflict and undermine cohesion, and given widespread perception that immigrants threaten their host country's culture or security and they service social safety net। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जहां पे अनसक्सेसफुल इंटीग्रेशन होगा, देखो इंटीग्रेशन हो गया मतलब कहीं ना कहीं वो उस कंट्री के इकोनॉमिक बेनिफिट की बात कर रहा है। लाइक मालदीव, हमारे मोदी जी बैठ गए वहां पे लक्षद्वीप में, भाई साहब उधर मालदीव उधर निपट गया, समझ रहे हो। तो वो ऐसा ही था कि वो उसकी मेन अर्निंग का सोर्स क्या है कि वहां पे इंडियंस जाएंगे, इंडियन से नहीं बहुत सारे कंट्री से आते हैं, बट
मोस्ट ऑफ मेजर उनके जो मोर देन 40% जो वहां पे इमिग्रेंट्स हैं, तो वो पूरे इंडियन से आते हैं घूमने वहां पे, टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट। अब वो जाके वहां पे रहते भी हैं तो पैसे देंगे, खाएंगे पैसे देंगे, कहीं जाएंगे तो पैसे देंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमी है तो वहीं के इर्द गिर्द वो वहीं पे वो एक सर्कुलेट वहां पे होती रहती है। तो यहीं पे बोला गया कि अगर इनको सही तरीके से अगर इंटीग्रेशन अगर नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये जो इमिग्रेंट्स हैं तो उनका रहने का तरीका एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे तैयार करेगा कि उनका तरीका अलग हो, कुछ का तरीका अलग होगा, कुछ का तरीका अलग होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा। और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे एक थ्रेट भी एक पैदा होता है हमारी एक कल्चर के लिए, जो भी होस्ट कंट्री का जो भी कल्चर है, जो भी एक उसकी सिक्योरिटी है और जो भी उसकी सोशल सेफ्टी है, क्योंकि सोशल सेफ्टी उसकी पे बची नहीं है ना। तो इतनी चीज यहाँ पे बोली गई है। द परसेप्शन of threat to host country's culture is sometimes justified कि perception of threat to host country's culture is sometimes justified। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कहीं पे जस्टिफाइड ही रहती है। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, अंग्रेज हमारे यहाँ पे आके क्या किए, इमिग्रेंट्स तो बन के आए थे ना, ये तो ऐसे ही बन के आए थे कि हम यहाँ पे रहेंगे, कमाएंगे, ये करेंगे। अंत में क्या किया, इंडिया को ही गुलाम कर लिया, इंडिया उनके अंडर में काम करने लगा। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रीज शुड बी मोर वेलकमिंग टू इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन एंड ट्राई टू इंटीग्रेट देम विद सक्सेसफुली एंड इट्स बेनिफिट बोथ पार्टीज कि हमको कहीं ना कहीं इमिग्रेंट्स जो पॉपुलेशन हमारे हो रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं हमको वेलकम करना चाहिए और उनको इंटीग्रेट करना चाहिए सक्सेसफुली, ताकि इससे हम दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं क्या होती है, बेनिफिट को महसूस करती है। बट यार एक बात बताओ कि द परसेप्शन ऑफ थ्रेट टू होस्ट कंट्रीज कल्चर इज समटाइम जस्टिफाइड, लेकिन यहाँ पे जस्टिफिकेशन तो कहीं पे दिया ही नहीं है कि यहाँ पे ये जस्टिफाइड है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है कि इसको कल्चर को कहीं ना कहीं दिक्कत है। और यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, यहाँ पे ये कंफर्म बोल रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं होगा। कंट्रीज शुड बी मोर वेलकमिंग, ये बिल्कुल जो चीज यहाँ पे बोली गई है ये बिल्कुल आपका ये सही होगा कि अगर आप उनको सही तरीके से अगर वेलकम करते हो, सही तरीके से आप उनको अगर मैनेज करते हो तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टीज उसमें बेनिफिट को महसूस करेंगी। क्लियर है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। कंट्रीज शुड बी रीवैल्यूएट देयर पॉलिसीज रिगार्डिंग इमिग्रेशन एंड इंटीग्रेशन, बिल्कुल ये भी सही है कि कंट्रीज को कहीं ना कहीं दोबारा से उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, दोबारा से उनको कैसे गवर्न करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, फिर से उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों तरीके हैं कि अगर आप मैनेज कर पाए तो बेनिफिशियल है, नहीं मैनेज कर पाए तो बेनिफिशियल ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे सेशन। मैं आज इतना में ही थोड़ा सा वाइंड अप करना चाहूंगा। रीजन कि आपको मैं एक चीज और बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आज मैं घर निकल रहा हूं अपने होम टाउन के लिए, और कल से आपको ये जो अभी बैकग्राउंड आपको दिख रहा है तो ये बैकग्राउंड आपको कल से नहीं मिलेगा। कल से मेरे घर का बैकग्राउंड हो सकता है आपको देखने को मिले, और कल तो देखो वीडियो नहीं हो पाएगी। रीजन कल मैं पूरे दिन ट्रेवल ही करूंगा क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को निकलना है। सो कल तो वीडियो आपकी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी कल क्लास होनी असंभव है क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहूंगा। लेकिन परसों से आपको क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट रहेंगी और ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो भी आपके अपने चाहने वाले हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उनको भी इस बेनिफिट का लाभ उठाने का मौका दें और उनके साथ भी आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।